नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश से रिवीजन क्लास 12 डिस्कस करेंगे और इससे प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। आपको बताना है जहाँ पर सिक्के बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ग्रोव बोलते हैं, मिंट बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस बोलते हैं या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पर सिक्के बनते हैं उसको बोलते हैं टकसाल। क्या बोलते हैं हिंदी में? टकसाल बोलते हैं ना। तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? मिंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, तो उसको हम बोलते हैं मिंट बोलते हैं, यानी कि हिंदी में उसको हम टकसाल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जहाँ पर सिक्के बनते हैं उसको हम बोलते हैं मिंट, यानी कि टकसाल। ठीक है। ग्रोव की बात करें तो ग्रोव दोस्तों क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कुंज बोलते हैं। पेड़ों का छोटा सा ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुंज। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुंज। मिंट मीन्स क्या होता है? टकसाल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी पोस्ट ऑफिस आप जानते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, तो उसको हम बोलते हैं मिंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन। चलिए बताइए, सार्वजनिक ध्यान का केंद्र किसे बोलते हैं हम? ठीक है, लाइमलाइट, एम्बिग्विटी, ऑब्सक्योरिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन को बोलते हैं हम, यानी कि आपका लाइमलाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक ध्यान का केंद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइमलाइट। ठीक है, इसका मतलब होता है जनता की नज़रों या चर्चा में होना। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी बात करें आपका एम्बिग्विटी और ऑब्सक्योरिटी का, इन दोनों का मतलब होता है अस्पष्टता। क्या होता है? अस्पष्टता। ठीक है, अस्पष्टता। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ नोटोरियस। चलिए एंटोनिम्स बताना है, विलोम बताना है किसका? नोटोरियस का। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फेमस होगा, इनफेमस होगा, ग्रेटफुल होगा या फिर जेलस होगा। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नोटोरियस। क्या हो जाएगा बताइए? नोटोरियस दोस्तों आप जानती हैं, जिसको हम बोलते हैं कुख्यात या बदनाम, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कुख्यात, कुख्यात या बदनाम, जिसको हम बोलते हैं बदनाम, नोटोरियस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स पूछा है, विलोम पूछा है। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फेमस, यानी कि प्रसिद्ध। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 का। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 4 का आपने आंसर करना है। इसमें भी आपने एंटीनम बताना है किसका? सेल्डम का आपको विलोम बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपलिफ्ट, मार्वेलस, ऑफ एन, विक्ट्री। बताइए सेल्डम का क्या हो जाएगा? सेल्डम का विलोम बताना है। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सेल्डम मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, कभी कभार। ठीक है, कभी कभार। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम? कभी कभार का क्या हो जाएगा? कभी कभी जो होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑफन हो जाएगा। ऑफन यानी कि अक्सर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपलिफ्ट आप जानती हैं, अपलिफ्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को उठाना, यानी कि रेस करना। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा देखिए, मार्वेलस का मतलब होता है अद्भुत, शानदार, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ठीक है, और विक्ट्री आप जानते हैं, विक्ट्री मीन्स होता है विजय, यानी कि सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है किसका, ईगर का। चलिए चलिए बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ ईगर। तो ईगर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बताइए। रेल्यूक्टेंट होगा, ठीक है, या फिर अनविलिंग होगा, कीन होगा, या फिर इनडिफरेंट होगा। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कीन, ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ईगर मीन्स होता है दोस्तों आतुर, या कह सकते हैं उत्सुक, ठीक है, आतुर या उत्सुक, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कीन के अलावा, इसको कह सकते हैं आपका इंटेंट कह सकते हैं, ठीक है, इंटेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे ईगर, क्लियर है। साथ ही साथ रेल्यूक्टेंट की बात करें तो रेल्यूक्टेंट होता है दोस्तों अनिच्छुक, क्या होता है, अनिच्छुक, ठीक है, अनिच्छुक हो जाएगा रेल्यूक्टेंट, ठीक है। अनविलिंग मतलब भी आपका अनिच्छुक ही होता है, ठीक है। इनडिफरेंट की बात करें, इनडिफरेंट होता है आपका उदासीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ईगर मीन्स आपका उत्सुक या आतुर, कीन मीन्स भी क्या होता है, आतुर उत्सुक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। बाकी जो अदर है आपकी रेल्यूक्टेंट है, मैंने बताया अनिच्छुक हो जाता है, इसका मतलब अनविलिंग का क्या हो जाता है, इसका भी मतलब अनिच्छुक होता है, ठीक है। इनडिफरेंट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, उदासीन, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है दोस्तों व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ डेरिजन। चलिए आंसर कीजिए। डेरिजन का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका, बताइए। ह्यूमिलिएशन होगा, रेडिक्यूल होगा, ठीक है, कंडमनेशन होगा, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए डेरिजन। तो डेरिजन का पर्यायवाची बताना है। डेरिजन मीन्स क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, डेरिजन मीन्स होता है मजाक उड़ाना या फिर उपहास, जिसको हम बोलते हैं उपहास, उपहास या कह सकते हैं इसको मजाक उड़ाना, ठीक है, मजाक उड़ाना। तो क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची बताइए। तो राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा रेडिक्यूल, ठीक है। रेडिक्यूल मीन्स भी क्या होता है, उपहास यानी कि मजाक उड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉन्ट भी बोलते हैं, ठीक है, TAUNT, टॉन्ट मीन्स भी क्या होता है, मजाक उड़ाना, उपहास, ठीक है। जेस्टिंग बोलते हैं इसको, GESTING, जेस्टिंग मीन्स भी क्या होता है आपका, उपहास या मजाक उड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। बाकी ह्यूमिलिएशन की बात करें तो ह्यूमिलिएशन होता है अपमान करना, ठीक है, अपमान, ठीक है, अपमान। और कंडमनेशन का मतलब होता है दोस्तों निंदा करना, क्या होता है, निंदा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर रेडिक्यूल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे डेरिजन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रेडिक्यूल हो जाएगा। रेडिक्यूल कह सकते हैं, टॉन्ट कह सकते हैं, जेस्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना या उपहास। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है, अलॉट की। चलिए आंसर कीजिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अलॉट की स्पेलिंग क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवंटित करना। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 7 का, जल्दी बताइए, ठीक है। अलॉट, ALL होता है अलॉट में, याद रखिए अलॉट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 7 का, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अलॉट मीन्स होता है आवंटित करना, क्या होता है, आवंटित करना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, किसकी, कॉलीग की। चलिए करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कलीग यानी कि सहकर्मी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो कलीग का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट यहाँ पर स्पेलिंग क्या होगी, करेक्ट स्पेलिंग बताइए, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कलीग,
CO बताइए क्या होगा, कलीग, बताइए COLLEAGUE, ठीक है। कलीग, कलीग मीन्स होता है दोस्तों सहकर्मी, सहकर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कलीग, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको आंसर करना है दोस्तों, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। क्या आएगा यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स, एट आएगा, इन आएगा, विथ आएगा या फिर ऑफ आएगा। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर 9 का हो जाएगा दोस्तों एट, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। गुड और बैड का पूछा जाता है, ठीक है, गुड और बैड, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर गुड की जगह बैड होता, ही इज बैड डैश मैथमेटिक्स, तब क्या आंसर हो जाता है यहाँ पर, तब क्या आ जाता, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर बैड होता तो इसके साथ फिर इन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। गुड के साथ क्या आ गया, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, और हम बैड लगा के देखेंगे तो ही इज बैड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, गुड और बैड, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको आंसर करना है दोस्तों, हार्डली हैड वी एंटर्ड द हॉल डैश द शो बिगिन। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। हार्डली के साथ बताया था आपको, ठीक है, कौन सा आता है यहाँ पर, देन, व्हेन, व्हाइल, एज। हार्डली जो है अपना पेयर किसके साथ बनाता है, मैंने बताया था आपको किसके साथ अपना पेयर बनाता है, ये बनाता है दोस्तों व्हेन के साथ, WHEN, ठीक है, व्हेन के साथ बनाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो हार्डली हैड वी एंटर्ड द हॉल व्हेन द शो बिगिन, ठीक है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों 10 का क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा व्हेन, ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखेंगे हार्डली अपना पेयर किसके साथ बनाता है, व्हेन के साथ बनाता है, तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द ओनली लव सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर आपको बताने हैं ओनली लव सोनेट कौन सा है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन देखिए, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, वाई आर्ट दाउ साइलेंट, द वर्ड इज टू मच विथ अस, या फिर कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। चलिए आंसर कीजिए 11 का। आपको दोस्तों क्या बताना है यहाँ पर, विलियम वर्ड्सवर्थ का लव सोनेट बताना है कौन सा है, मैंने बता रखा है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई आर्ट दाउ साइलेंट, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इट वॉज रिटन अराउंड 1830, ठीक है, 1830 में इसको रिटन किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर करेंगे दोस्तों। 12 है, हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट लिटरेरी आइडल। आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी आइडल कौन थे। ऑप्शन देखिए, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप या फिर लॉर्ड बायरन। क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर करिए। हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट लिटरेरी आइडल, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी आइडल कौन थे। तो 12 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन मिल्टन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपने दोस्तों आंसर करना है, विच ऑफ कीट्स वर्क इज कंसिडर्ड अ ग्रेट ओड। चलिए आंसर कीजिए 13 नंबर, कीट्स का कौन सा वर्क कंसिडर्ड किया जाता है अ ग्रेट ओड। तो ऑप्शन देखिए, ओड टू अ नाइटिंगेल, लामिया, या फिर द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो 13 का क्या हो जाएगा,
किड्स का वर्क जो है जो कंसिडर किया जाता है ग्रेट ओड, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों ओड टू अ नाइट एंगल। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा ओड टू अ नाइट एंगल। दोस्तों ये ग्रेट ओड है, ठीक है। पूछा जा सकता है ये कब कंपोज हुआ था, तो ये कंपोज हुआ था दोस्तों कब, 1819 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये पब्लिश्ड कब हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था 1820 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों ओ टू अ नाइट एंगल जो है ये एक पोयम है दोस्तों। कैसी पोयम है ये एक रोमांटिक पोयम है। ठीक है, रोमांटिक पोयम। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। बाकी जॉन कीट्स के वर्क्स आप जानती हैं। ठीक है, जॉन कीट्स ने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं मैंने आपको सारे बता रखे हैं। एंडीमियन हो गया, हाइपेरियन हो गया, ठीक है, द पोर्ट ऑफ बैसिल हो गया, ठीक है। साथ ही साथ मैंने अदर भी आपको बता रखे हैं। ओ सॉलिट्यूड इनका वर्क है, ठीक है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इन द चैपमैन्स होमर, ये भी इन्हीं का वर्क है जॉन कीट्स का। तो सारे वर्क्स जॉन कीट्स के आपको ध्यान में रखने। साथ ही साथ दोस्तों जॉन कीट्स जो है आपका, इनका बॉर्न पूछा जा सकता है, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1795 में इनका जन्म हुआ था। और डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 1821 में। ठीक है, क्लियर है। और साथ ही साथ जो 1819 है इसको नहीं भूलना आपने। ठीक है, 1819 जो है दोस्तों कीट्स का जो है ग्रेट ईयर है। ठीक है, इसी में इनके जो है अधिकांश जो है इनके ओड आए थे 1819 में। क्लियर है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपने आंसर करना है व्हाट एज वाज कीट्स व्हेन ही डाइड, यानी कि जब कीट्स की डेथ हुई थी तब किस एज में कीट्स की डेथ हुई थी, ये आपको बताया पूछा गया है। ठीक, किस एज में। चलिए आंसर कीजिए 25, 20, 29, 32। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 14 का व्हाट एज वाज कीट्स व्हेन ही डाइड, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 25। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 14 का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने बताना है दोस्तों बेकन सेज स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, डॉगमेटिज्म, क्या होगा बताइए, रेस्टलेसनेस या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए 15 का बेकन सेज स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज इज, बताइए, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त स्टडीज में बिताना, क्या कहा है बेकन ने। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज, यानी कि बहुत ज़्यादा वक्त स्टडीज में बिताना अकॉर्डिंग टू बेकन। तो बेकन ने क्या कहा है इसे, स्लोथ का है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्लोथ मीन्स होता है लेजीनेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों आपको बताना है वेयर डू यू फाइंड लैटिन फ्रेज एब्युएंट स्टेडिया इन मोरिज। चलिए आंसर कीजिए ऑफ लव, ऑफ स्टडीज, ऑफ डिस्कोर्स, ऑफ ग्रेट प्लेस, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर ये लैटिन फ्रेज जो है कहाँ देखने को मिलता है, फ्रांसिस बेकन के किस वर्क में आपको देखने को मिलता है, एब्युएंट स्टेडिया इन मोरिज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑफ स्टडीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एब्यूडेंट स्टेडिया इन मोरिज जो है दोस्तों ये क्या है, एक लैटिन फ्रेज है। ठीक है, और हिंदी में इसका अर्थ होता है अध्ययन जो है चरित्र का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अध्ययन जो है चरित्र का निर्माण करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है एब्यूएंट स्टडीज इन मोरिज का मतलब। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में से कहते हैं आपका स्टडीज पास इनटू हैबिट्स। ठीक है, ठीक है, स्टडीज, ठीक है, एक मिनट, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, क्या कहेंगे, स्टडीज। ठीक है, स्टडीज पास इनटू
इनटू हैबिट्स। क्लियर है? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों ये, ठीक है। ऑफ स्टडीज से है, ठीक है। ऑफ स्टडीज किसने लिखा है आप जानती हैं, फ्रांसिस बेकन, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाता है कि फ्रेज जो है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, किस वर्क से है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपने आंसर करना है, हु हैज़ बीन कॉल्ड द क्रिटिक्स क्रिटिक। चलिए मैंने कई बार बता रखा है आपको, द क्रिटिक्स क्रिटिक किसको कहा गया है। तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मैथ्यू अर्नल्ड, ठीक है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, मैथ्यू अर्नल्ड, ठीक है। द क्रिटिक्स क्रिटिक कहा जाता है मैथ्यू अर्नल्ड को। साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं, मैंने सारे आपको बता रखे हैं, ठीक है। जैसे आपका डॉबर बीच हो गया, द स्कॉलर जिप्सी हो गया, थैरिसिस हो गया, ठीक है, रग्बी चैपल हो गया, ठीक है, एसेज इन क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है, लिटरेचर एंड डोगमा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 18 नंबर आपको आंसर करना है, टेबल टॉक हैज़ बीन सब टाइटल एज। आपको टेबल टॉक का जो है सब टाइटल बताना है। ऑप्शन देखिए, ऐसे ऑन मैन एंड मैनर्स, ऐसे ऑन मैन, ऐसे ऑन ट्रूथ, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, टेबल टॉक। बताइए। अ फेमस ऐसे कलेक्शन है दोस्तों, रिटन बाय विलियम हैजलिट, ठीक है। तो आपको पूछा गया है इसका सब टाइटल, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऐसे ऑन मैन एंड मैनर्स। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है टेबल टॉक का सब टाइटल क्या है, ऐसे ऑन मैन एंड मैनर्स, ठीक है। टेबल टॉक की बात हो रही है। टेबल टॉक जो है आप जानती हैं ये क्या है, एक ऐसे कलेक्शन है, और इसको किसने लिखा है, विलियम हैजलिट ने, ठीक है, विलियम हैजलिट। ध्यान रखेंगे, टेबल टॉक रिटन बाय विलियम हैजलिट। साथ ही साथ दोस्तों पब्लिश का पूछा जाता है, तो टेबल टॉक का पब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1821 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूछा गया कई बार टेबल टॉक जो है कब पब्लिश्ड हुआ था, तो 1821 में पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इसके 2 वॉल्यूम्स आए थे दोस्तों टेबल टॉक के। पहला वॉल्यूम जो पब्लिश्ड हुआ था 1821 में हुआ था, और इसका जो सेकंड वॉल्यूम है ये पब्लिश हुआ था 1822 में, ठीक है। कभी आपको जो है इसका सेकंड वॉल्यूम कब पब्लिश्ड हुआ ये भी पूछा जा सकता है टेबल टॉक का, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेबल टॉक इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ एसेज रिटन बाय विलियम हैजलिट, ठीक है, पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स इन 1821 एंड 1822। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है, गिरीश कर्नाड्स हाई वदना ओरिजिनली इन कन्नड़ हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। चलिए आंसर कीजिए, ए के रामानुजन, द प्लेराइट हिमसेल्फ, या फिर जीएस आमोर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों? आप जानती हैं दोस्तों हाय वदना जो है ये किसका वर्क है, ये है दोस्तों गिरीश कर्नाड का, ठीक है। ये ओरिजिनली जो है रिटर्न हुआ था दोस्तों कन्नड़ में, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया ये आपको पूछा गया है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाय द प्लेराइट हिमसेल्फ, ठीक है, यानी कि गिरीश कर्नाड ने ही इसका जो है इंग्लिश में जो है इसको ट्रांसलेट किया था, ठीक है। गिरीश कर्नाड ने इसको कन्नड़ में लिखा था हाय वदना को, ठीक है, बाद में फिर इसको जो है इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हाय वदना की बात हो रही है, हाय वदना जो है दोस्तों ये आपका जो है कब रिटर्न हुआ पूछ लिया जाएगा आपका, ये रिटर्न हुआ था 1971 में रिटर्न हुआ था, ठीक है, 1971 में रिटर्न हुआ था ये हाय वदना, ठीक है। ध्यान रखेंगे रिटर्न बाय गिरीश कर्नाड। जैसे आपने तुगलक पढ़ा है गिरीश कर्नाड का, तुगलक के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तुगलक जो है कब आया था इनका बताइए, गिरीश कर्नाड का तुगलक कब आया था, यह आया था 1964 में, ठीक है। 1964 में आया था तुगलक, ठीक है। इनका एक वर्क है ययाति, ठीक है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है ययाति, तो ये आया था दोस्तों 1961 में, 1961 में आया था। एक इनका वर्क है नाग मंडला, वो आया था 1988 में, ठीक है, नाग मंडला शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक,
नागमंडला आया था इनका 1988 में। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। हाय वदना जो है ये रिटर्न हुआ था 1871। तुगलक आया था आपका 1964, ययाति हो गया 1961, नागमंडला हो गया 1988। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करना है दोस्तों। राजा राव नोबल द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स इन द स्टोरी ऑफ डैश एंड अ मैरिड वुमेन। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्या है? एक नोबल है। क्या है? एक नोबल है। इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा आपको। एक नोबल है दोस्तों, ये किसने लिखा है इसको? राजा राव ने। ठीक है, राजा राव। आपको बताना है यहाँ पर कि जो चेस मास्टर एंड हिज मूव्स है इन द स्टोरी ऑफ डैश एंड द मैरिड वुमेन, ये स्टोरी किसकी है? इसमें आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसमें हीरो कौन होता है उसी के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 का दोस्तों शास्त्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? शास्त्री। इसका पूरा नाम क्या था बताइए? शिवराम शास्त्री। ठीक है, शिवराम शास्त्री। ठीक है, ये होता है हीरो दोस्तों। ठीक है, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स में हीरो कौन है ये पूछ लिया जाएगा आपको, तो शिवराम शास्त्री। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? देखिए, राजा राव नोबल द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स इन द स्टोरी ऑफ शिवराम शास्त्री एंड अ मैरिड वुमेन। ठीक है, तो आप यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स जो नोवेल है दोस्तों, ये कब पब्लिश हुआ था? ठीक है, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1988 में, 1988 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। आपको बताना है रिपोर्ट जो है दोस्तों, लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग आपने पढ़ा है। यहाँ पर आपको बताना है द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, यानी कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ये ऑलवेज जो है लिखी जाती है इरेगुलर मैनर में, या फिर आपका सिक्वेंशियल मैनर में, या फिर हॉरिजेंटल मैनर में। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? रिपोर्ट राइटिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन सिक्वेंशियल मैनर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिक्वेंशियल मैनर होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध तरीका। ठीक है, क्लियर है? जैसे हम टाइटल लिखते हैं, उसके बाद फिर बाय लाइन, फिर आपका इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूजन देते हैं। तो इस प्रकार से इसी को हम क्या बोलते हैं? सिक्वेंशियल मैनर बोलते हैं, क्रमबद्ध तरीका। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। आपको बताना है अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, रिपोर्ट जो है ये ऑलवेज लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है? पास्ट टेंस में लिखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, और रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए क्या है। सी गिव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पर बर्थडे जो है यहाँ पर सॉरी ब्यूटीफुल जो यहाँ पर है, ब्यूटीफुल में आपको पूछा गया है नाउन है, एडजेक्टिव है, या प्रोनाउन है, या फिर एडवर्ब है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो विशेषण है जो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? नाउन की विशेषता, इनकी नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है, वी वेंट टू द पार्क एंड प्लेड फॉर आवर्स। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंड के नीचे आपका अंडरलाइन है, आपको बताना है यहाँ पर एंड में क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन होगा, या फिर इंटरजंक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर?
कंजंक्शन होगा या फिर इंटरजेक्शन होगा? चलिए आंसर कीजिए। तो एंड क्या हो जाएगा? तो सभी जानते हैं आप 4 का राइट आंसर हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंजंक्शन आप जानती हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड एज अ जॉइनिंग वर्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज विथ इन अ सेंटेंस। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो क्या कहलाते हैं? संयोजक कहलाते हैं, यानी कि कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एंड हो गया, एंड के अलावा आपका बट हो गया, बट भी क्या हो जाता है आपका? कंजंक्शन हो जाता है बट। और हो गया, ठीक है, सो हो गया, ठीक है, बिकॉज हो गया, बिकॉज, ये सारे क्या हैं आपके? कंजंक्शन हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि जोड़ने वाले शब्द हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर द कैट सेट ऑन द मैट। चलिए यहाँ पर ऑन क्या हो जाएगा? एडवर्ब होगा, प्रेपोजिशन होगा, प्रोनाउन होगा या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा यहाँ पर? अ कैट सेट ऑन द मैट। ऑन क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का क्या हो जाएगा? ऑन क्या है? प्रेपोजिशन आप जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेपोजिशन अ वर्ड दैट शो और नाउन एंड प्रोनाउंस पोजिशन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने आंसर करना है दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज फैमिली? बताइए। चलिए बताना है यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज फैमिली। तो फैमिली क्या है दोस्तों? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करना है। तो फैमिली जो है यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये मैंने बता रखे हैं आपको, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इनको आप जरूर देख लें। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दोस्तों आपको आंसर करना है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ निम्बल। तो निम्बल का जो है आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्विक होगा, स्लो होगा या फिर ग्रेसफुल होगा या फिर नन ऑफ दीज? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? निम्बल का एंटोनिम बताना है आपको। ठीक है, निम्बल मीन्स होता है एक्टिव, जिसको हम एक्टिव बोलते हैं, एक्टिव, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फुर्तीला। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्लो मीन्स धीमा और निम्बल मीन्स आपका एक्टिव या फुर्तीला। क्लियर है? आप बाकी क्विक आप जानते हैं, क्विक मीन्स तेज होता है, मूविंग फास्ट और डूइंग समथिंग इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, बाकी ग्रेसफुल की बात करें तो ग्रेसफुल सुंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, निम्बल मीन्स होता है एक्टिव, फुर्तीला, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका स्लो, यानी कि धीमा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी आपको एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है दोस्तों। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्टेगनेंट? चलिए स्टेगनेंट का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। क्या हो जाएगा? स्टिल होगा, मोशनलेस होगा, फ्लोइंग होगा या फिर नन ऑफ दीज? चलिए आंसर कीजिए। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेगनेंट मीन्स होता है स्टिल, या स्थिर कह सकते हैं जिसको आप, स्थिर। ठीक है, स्टेगनेंट यानी कि नॉट मूविंग, नॉट मूविंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा बताना है आपको। ठीक है, विलोम बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 8 का हो जाएगा फ्लोइंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्लोइंग मीन्स बहने वाला, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्टेगनेंट का होता है, स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर, या स्टिल कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको स्टिल भी कह सकते हैं आप, STILL। स्टिल मीन्स स्थिर, नॉट मूविंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्थिर का क्या हो जाएगा? बहने वाला, मूविंग। ठीक है, यानी कि फ्लोइंग, मूविंग स्मूथली। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपको आंसर करना है व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ प्रीसाइज। चलिए प्रीसाइज का जो है आपको क्या करना है? पर्यायवाची बताना है।
ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए? एक्यूरेट हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, वीक हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज। प्रिसाइज, कई बार आपने पढ़ा होगा प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? सटीक जिसको हम बोलते हैं, सटीक, ठीक है। एक्यूरेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिसाइज यानी कि सटीक, ठीक है। एक्यूरेट कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। एप्रोप्रिएट के भी कह सकते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट, APPRO, एप्रो, PRIATE। एप्रोप्रिएट मीन्स भी क्या होता है? आपका सटीक होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्लियर है। बाकी केयरलेस के बारे में आप जानते हैं, केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह, और वीक मीन्स होता है कमजोर, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने आंसर करना है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ फ्रीविलस, ठीक है। फ्रीविलस को जो है दोस्तों, इसका क्या बताना है आपको? फ्रीविलस का पर्यायवाची बताना है, सिनोनियम बताना है। क्या हो जाएगा? सीरियस होगा, सेंसिबल होगा, सिली होगा, या फिर थॉटफुल? चलिए आंसर कीजिए। फ्रीविलस क्या होगा इसका मतलब? फ्रीविलस का मतलब क्या होता है? तुच्छ या मूर्ख, ठीक है, तुच्छ या मूर्ख। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर आप समझ चुके होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिली, ठीक है, ठीक है, ना समझ या मूर्ख जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, फ्रीविलस का मतलब होता है मूर्ख या तुच्छ, तो इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सिली हो जाएगा, ठीक है। सिली मीन्स क्या होता है? सिली मीन्स में नासमझ, मूर्ख होता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको? चीप कह सकते हैं, CHEAP, चीप, ठीक है। चीप के साथ साथ आप क्या कह सकते हैं? और पिन पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। पिन पॉइंट, पिन पॉइंट मीन्स भी यही होता है, ठीक है। क्लियर है? लापरवाह, सॉरी, तुच्छ या मूर्ख, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सीरियस का मतलब आप जानती हैं, सीरियस का मतलब होता है गंभीर, और सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, और थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील या विचार मग्न, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, क्या हो जाएगा? वर्सटाइल होगा, इनकॉरिजिबल होगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा न जा सके, हिंदी में हम कहते हैं ना, जिसे सुधारा न जा सके उसको क्या बोलते हैं? असुधार्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? 11 का राइट आंसर हो जाएगा इनकॉरिजिबल, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? क्या हो जाएगा? इनकॉरिजिबल यानी कि असंशोधनीय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जिसमें संशोधन ना किया जा सके, असंशोधनीय, ठीक है, असंशोधनीय, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। वर्सटाइल का आप जानते हैं, वर्सटाइल मीन्स क्या होता है? बहुमुखी होता है, ठीक है, मनी साइडेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इंडिफैटिगेबल जो है आपका, इंडिफैटिगेबल मीन्स क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अथक, न थकने वाला, जो कभी थकता नहीं है, ठीक है। अथक, न थकने वाला, अथक, क्लियर है। तो सभी आपको ध्यान में रखने, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है। 12 है दोस्तों, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। चलिए, एक ऐसा पर्सन जो हेल्प करता है, अन्य की हेल्प करता है, टू कमिट ए क्राइम यानी कि अपराध में, ठीक है। अपराध में दूसरे को अपराध में हेल्प जो करता है उसको क्या बोलते हैं? मीडिएटर बोलते हैं, ठीक है। या फिर आपका कोलैबोरेटर बोलते हैं, या फिर आपका अकम्प्लिस बोलते हैं, या फिर एसोसिएट बोलते हैं। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर करिए 12 का, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकम्प्लिस,
ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, अकम्प्लिस हो जाएगा। अकम्प्लिस मीन्स होता है सह अपराधी, यानी कि जो अपराध में दूसरे की हेल्प करता है उसको बोलते हैं सह अपराधी। ठीक है, यानी कि अकम्प्लिस। क्लियर है। मीडिएटर की बात करें, मीडिएटर होता है आपका मध्यस्थ। ठीक है, क्या होता है, मध्यस्थ। क्लियर है। और यहाँ पर कोलैबोरेटर मीन्स होता है सहयोगी, कलीग कह सकते हैं, कलीग, सहयोगी, सहयोगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम, तो आंसर हो जाएगा अकम्प्लिस, सह अपराधी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपने आंसर करना है दोस्तों। W.B. ईट्स वॉज अ मेंबर ऑफ विच सीक्रेट सोसाइटी। ऑप्शन देखिए, नाइट्स क्लब, द घोस्ट क्लब, द फैबियन, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए बताइए, W.B. ईट्स ये कौन सी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 का। तो यहाँ पर 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द घोस्ट क्लब। ठीक है, W.B. ईट्स जो है द घोस्ट क्लब के मेंबर थे। ठीक है, ये क्या था, एक सीक्रेट सोसाइटी थी दोस्तों एक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द घोस्ट क्लब। क्लियर है। साथ ही साथ W.B. ईट्स का दोस्तों आपको बॉर्न पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1865 में। ठीक है, कहाँ हुआ था, डबलिन में इनका जन्म हुआ था। ये कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आपने याद रखना है। ठीक, डबलिन में हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ कब मिला था W.B. ईट्स को, इनको मिला था 1923 में। ठीक है, 1923 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, W.B. ईट्स को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये नोबेल प्राइज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने अवार्ड्स हैं मैंने आपको बता रखा है, और कौन से राइटर को कौन से अवार्ड्स मिले हैं, इसको एक बार आप जरूर देख लें। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों आपको आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय W.B. ईट्स एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अनरिक्वायर्ड लव। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग, व्हेन यू आर ओल्ड, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी पोएम है दोस्तों W.B. ईट्स की जो एक्सप्लोर करती है द थीम ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। अनरिक्वाइटेड लव मीन्स क्या होता है, अनरिक्वाइटेड लव मीन्स होता है वन साइडेड, वन साइडेड लव, वन साइडेड, वन साइडेड लव। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 का, व्हेन यू आर ओल्ड। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कौन सी पोएम है W.B. ईट्स की जो एक्सप्लोर करती है द थीम ऑफ अनरिक्वाइटेड लव, यानी कि जिसकी थीम क्या है, वन साइडेड लव है। कौन सी पोएम है, व्हेन यू आर ओल्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे व्हेन यू आर ओल्ड रिटन बाय W.B. ईट्स। ठीक है, एक फेमस लव पोएम है दोस्तों ये। ठीक, क्या है, लव पोएम है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि ये जो पोएम है कब पब्लिश हुई थी। ठीक है, व्हेन यू आर ओल्ड जो है दोस्तों ये पब्लिश हुई थी आपका कितने में, 1892 में। ठीक है, 1892 में पब्लिश हुई थी। ये एक फेमस लव पोएम है दोस्तों W.B. ईट्स की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पूछा जा सकता है आपको किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अनरिक्वाइटेड लव या इसको आप कह सकते हैं वन साइडेड लव W.B. ईट्स की किस पोएम की थीम है, तो पोएम का नाम याद रखेंगे व्हेन यू आर ओल्ड। पब्लिश कब हुई थी, 1892 में। ठीक है, बाकी जो है W.B. ईट्स के दोस्तों आपको सारे वर्क्स मैंने बता रखे हैं W.B. ईट्स के। ठीक है, पूछे जाते हैं। क्लियर है, जैसे द टावर हो गया। ठीक है, और इनका एक आपने पढ़ा होगा सेलिंग टू बैजेंटियम, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपका अ विजन हो गया, द सेकेंड कमिंग हो गया। ठीक है, अ फुल मून इन मार्च हो गया। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा सेलिंग टू बाइजेंटियम, BYZANTIUM, बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम कब आया था W.B. ईट्स का, ये आया था 1928 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका आंसर करना है। इन विच ईयर एजी गार्डनर्स विंड फॉल्स वॉज पब्लिश्ड। चलिए आंसर कीजिए, एजी गार्डनर का जो विंड फॉल्स वर्क है ये कब पब्लिश्ड हुआ था। चलिए आंसर कीजिए, 1906, 1925, 1920 या फिर 1930। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। इन विच ईयर एजी गार्डनर्स विंड फॉल्स वॉज पब्लिश्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों, क्या हो जाएगा 1920। ठीक है, एजी गार्डनर का जो विंड फॉल्स है दोस्तों, ये वर्क जो है पब्लिश हुआ था, कब हुआ था 1920 में। ठीक है, एजी गार्डनर के इंपॉर्टेंट वर्क्स आप सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, पेबल्स ऑन द शोर, ये कई बार पूछा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेबल्स ऑन द शोर, SHORE। ठीक है, पेबल्स ऑन द शोर किसका वर्क है, एजी गार्डनर का है। कब आया था ये, 1916 में आया था, 1916 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों लीव्स इन द विंड, LEAVES, लीव्स इन द विंड। ठीक है, विंड, तो ये कब आया था इनका, लीव्स इन द विंड, ये आया था 1920 में। ठीक है, 1920 में आया था। पिलर्स ऑफ सोसाइटी, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। ठीक है, 1913 में आया था पिलर्स ऑफ सोसाइटी। और द वॉर लॉर्ड्स, इनका आया था 1915 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों एजी गार्डनर के, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और कौन सी वर्क बताई मैंने, पिलर्स ऑफ सोसाइटी। पिलर्स ऑफ सोसाइटी जो है किसका वर्क है, एजी गार्डनर का है। कब आया था, 1913 में, 1913 में आया था। ठीक है, एक और याद रखेंगे, दी वॉर लॉर्ड्स, LORDS, द वॉर लॉर्ड्स, ये आया था इनका 1915 में, 1915 में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एजी गार्डनर के इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं इनको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।